अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीएससी के लिए नेक्स्ट लेक्चर की डिस्कशन के साथ आज जो हमने नेक्स्ट टेस्ट जो है उसकी डिस्कशन करनी है, उसकी रिवीजन करनी है। अब इसमें नेक्स्ट जो टेस्ट है आप लोगों का टेस्ट नंबर 3 की रिवीजन है और चैप्टर नंबर 10 और 11 है ज़ूलॉजी ए। नेक्स्ट स्लाइड। चैप्टर नंबर 10 इकोलॉजी 1 और चैप्टर नंबर 11 जो है वो इकोलॉजी 2 है। अब इसमें इकोलॉजी 1 के अंदर हम इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जानदार किस तरह से मौजूद हैं, उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है और पॉपुलेशंस किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। जबकि इकोलॉजी 2 में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटीज़ किस तरह से मेंटेन करती हैं अपने आप को इकोसिस्टम में। अब इसके अंदर 3 मेजर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एनिमल एंड देयर एबायोटिक कंपोनेंट्स, पॉपुलेशन और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि इस चैप्टर में आप लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने हैं, याद करने हैं टेस्ट के लिए और बोर्ड के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ का। इसमें 3 कर्व्स बताए हुए हैं कि पॉपुलेशन के अंदर तमाम जानदार एक ही एज पे डेथ या डिक्लाइन नहीं करते, कुछ जो है वो थोड़ी एज पे मर जाते हैं, कुछ जो है वो ज़्यादा एज पे जाके डेथ होती है उनकी। तो उस हवाले से आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो याद करना है, अटैम्प्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या फैक्टर्स हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। और राइट अ नोट ऑन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें ये एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये लॉन्ग के लिए जब आपके पास आएगा राइट अ नोट ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पहला जो इकोसिस्टम का कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट। अब 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक लिविंग को कहते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग को। तो नॉन लिविंग में सबसे पहली चीज एनर्जी। एनर्जी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज दे कैन हेटेरोट्रॉफिक, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। इस तरह से बच्चे आप लोगों ने याद कर रखना है कि एनर्जी बजट क्या होता है। एनर्जी बजट एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कितनी उसे एनर्जी चाहिए, कितनी उसने इस्तेमाल करनी है, ये सारा एनर्जी बजट के अंदर आता है। इसी तरह से एनर्जी इनटेक, एक जानदार अपने इन्वायरमेंट से कहाँ से एनर्जी हासिल कर रहा है, या तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है या तो फिर दूसरे जानदारों को खुराक हासिल कर रहा है वहाँ से। और लास्ट है प्रोडक्टिव एनर्जी, और जानदार जो है वो अपनी एनर्जी को किन कामों में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हीट में, इसके अलावा अपने इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को मेंटेन करने के लिए एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जानदारों का मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है, कुछ का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह से मुख्तलिफ एनिमल्स का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है लॉस ऑफ हीट, के जानदार अपने इन्वायरमेंट में हीट को किस तरह से लॉस करते हैं, रेडिएशंस के जरिए, एवेपोरेशन के जरिए। इसी तरह से गेन ऑफ हीट, अब जानदार अपने इन्वायरमेंट के अंदर हीट को कैसे गेन करते हैं, उसमें टॉरपोर है। जब इनके पास एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, टेम्परेचर की कमी होती है, तो ये स्लीप करते हैं, काफ़ी लंबे अरसे के लिए सो जाते हैं ताकि जब इन्वायरमेंट के अंदर एनर्जी कम है तो ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, सर्दियों में सोना, और एस्टिवेशन, गर्मियों में सोने का अमल जो है वो एस्टिवेशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें ये 3 टॉपिक्स हैं। अब 2 पहले वाली पॉइंट्स और 3 ये पॉइंट्स आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने हैं, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होगा। वाटर में आपने इसकी कंपोजिशन, इसके प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ और इसकी अहमियत जानदारों के लिए, और सॉइल की अहमियत जानदारों के लिए आप एक्सप्लेन करेंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसमें जो जानदार हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, उनके सर्वाइवरशिप कर्व हम यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अब एक साइड पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवर्स और इस साइड पे एज इन रिलेटिव लिमिट्स। अब पहला हम देखें टाइप, पहली टाइप में तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव करते हैं और कम एज, बड़ी एज में जाके थोड़े जानदार जो हैं वो बड़ी एज में जाके डेथ होती है इनकी। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटी एज में नहीं मरते, बड़ी एज में जाके ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो मरते हैं। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व। अब सेकंड टाइप जो है इसमें मिडल एज, दरमियान वाली एज में ज़्यादा जानदार मरेंगे, ना बहुत कम एज में मरेंगे ना ज़्यादा एज में मरेंगे, दरमियान वाली एज में ज़्यादा उनकी डेथ होगी। थर्ड टाइप के अंदर जो जानदार हैं वो छोटी एज में ज़्यादा डेथ होगी, उनकी सर्वाइवरशिप रेट कम होगा, और ज़्यादा एज में जाके उनका सर्वाइवरशिप कर्व ज़्यादा होगा। ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है, ये डायग्राम इसके अंदर बनानी है।
नेक्स्ट स्लाइड में हम पॉपुलेशन ग्रोथ की टाइप्स देख रहे हैं। दो पॉपुलेशन ग्रोथ की टाइप आपकी बुक के अंदर भी एक्सप्लेन की हुई हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है। अब इसके ग्राफ भी यहाँ पे दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये आपने ग्राफ इसके अंदर बनाने हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल कहते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से, कैपेसिटी को मद्देनज़र ना रखते हुए कि एक इन्वायरमेंट है उसका पता है कि इसमें इतने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कंसीडर किए बगैर पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाए तो उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और अगर कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हुए पॉपुलेशन बढ़े तो उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक। तो इसका ग्राफ आप देखें सीधा जा रहा है, इसका एक खास लिमिट तक जा रहा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इंटरेक्शंस देखते हैं। अब हमारे पास दो तरह के इंटरेक्शंस हैं, एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और एक इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन या कंपटीशन। एक ऐसा कंपटीशन जिसमें जो जानदार हैं, द कंपटीशन फॉर फूड एंड अदर रिसोर्सेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू और मोर स्पीशीज, दो मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज के जानदारों के दरमियान अगर कंपटीशन होता है तो वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाता है। और अगर एक ही किस्म की स्पीशीज हैं, एक ही जैसे जानदार हैं, जैसे एक लाइन है तो उन लाइन्स के अंदर अगर कंपटीशन है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कहलाएगा। इस तरह से ये टू और मोर स्पीशीज में होता है और ये वन स्पीशी के अंदर होता है। इस तरह से इसमें लैक ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज सच एज फूड, हैबिटेट, इसमें ज़्यादा फिजिकल रिसोर्सेज नहीं होते, कमी होती है। इसमें ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब जैसे एक शेर ने शिकार किया तो काफ़ी सारे उसके ऊपर compete करेंगे, जो ताकतवर होगा वो ले जाएगा उसको खाने के लिए। और इसमें कंपटीशन फॉर मेटिंग इसमें ऑब्जर्व नहीं होता क्योंकि इसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं वो मेट नहीं करती, और इसमें मेटिंग के लिए कंपटीशन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें देखें इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ये लॉन्ग के लिए आता है। राइट अ नोट ऑन इंटर स्पेसिफिक, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे कि हर्बीवोरी एंड प्रीडेशन। अब पहला करैक्टर उस पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जानदारों का। अब जो जानदार घासखोर हैं, जो कि प्लांट्स की प्रोडक्ट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं, तो हर्बीवोरी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्रीडेशन, ऐसे जानदार जो कि प्रीडेशन के प्रोसेस को इख्तियार करते हैं, दूसरे जानदारों को पकड़ के खाते हैं, उनको किल करते हैं, मारते हैं, तो ये भी एक इंटरेक्शन है एक एनवायरनमेंट का। कोएवोल्यूशन, जानदारों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, रहना, एनवायरनमेंट में एक दूसरे को फूड के लिए इस्तेमाल करना। सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस में दो मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। कमेंसलिज्म, अब एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान। जैसे शार्क के केस में हम पढ़ते हैं, शार्क के साथ छोटी मछलियाँ जो हैं वो अटैच होती हैं। अब उन छोटी मछलियों को शार्क का फ़ायदा है कि उन्होंने खुराक हासिल करनी है, प्रोटेक्शन मिलनी है, लेकिन शार्क को उन छोटी मछलियों का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। म्यूचुअलिज्म, दो जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद है कैमोफ्लेज, जानदार अपने आप को छुपाने के लिए इन्वायरमेंट, जैसे तोता है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ मैच हो जाता है, पत्तों के अंदर ग्रीन पत्तों में बैठा होगा तो उसे कैमोफ्लेज कहेंगे। एपोस्मेटिक, इस तरह कलर चेंज कर लेना। कलरेशन, मुख्तलिफ जानदार अपना कलर चेंज करते हैं। और मिमिक्री, एक जानदार जैसा हो जाना, उस जैसी खसूसियत इख्तियार कर लेना, मिमिक्री कहलाता है। तो ये हेडिंग्स आपने इसके अंदर बतानी है, लिखनी है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, ये भी आपके टेस्ट में इंक्लूडेड है। अब इस चैप्टर में आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि इसमें हम कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इसमें आपने एक्सप्लेन करना है फूड चेन को और फूड वेब को। अब फूड चेन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जानदार यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ग्रास से, कि पहले प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसमें प्रोड्यूसर्स खुराक तैयार करते हैं, इनको फिर सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, वो इसको खाते हैं। फिर इस ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फिर इस फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और एक ये चेन बन गई कि एक जानदार दूसरे को खा रहा है और दूसरा ये वाला जो जानदार है वो अगले की खुराक बन रहा है, इस तरह ये अगले वाले की खुराक बन रहा है। तो ये एक फूड चेन कहलाती है। तो इसमें लास्ट जो कंपोनेंट है वो डिकम्पोजर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फूड वेब। अब फूड वेब में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। प्रोड्यूसर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये सारे कंज्यूमर्स होते हैं, और इन कंज्यूमर्स को खाने वाले जो हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। अब सबसे पहले अब देखें कि इसमें बहुत सारी चेन्स नज़र आ रही हैं आपको। एक ये चेन है, एक ये चेन जा रही है, एक ये। तो मुख्तलिफ चेन्स, जब बहुत सारी चेन्स इकट्ठी होती हैं, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, एक फूड चेन से काम नहीं चलता, तो मुख्तलिफ फूड चेन्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक फूड चेन ये देखें, इसमें ग्रास को माउस ने ईट किया, माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को काइट ने, और इस तरह से लाइन ने, और इस तरह से एक ये फूड चेन है। तो मुख्तलिफ फूड चेन्स के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके अंदर आपने जोन्स को एक्सप्लेन करना है कि फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन से जोन्स हैं। तो फ्रेश वाटर में 3 मेजर जोन्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहला है लाइटरल जोन, दूसरा है लिम्नेटिक जोन और तीसरा है प्रोफंडल जोन या बेंथिक जोन। अब इसको थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइटरल जोन जो शोर के करीब, साहिल के करीब का इलाका है, झील के किनारे के पास का इलाका है, जहाँ पे शैलो वाटर होता है, कम गहरा पानी है, और इसके अलावा इसमें पौधे ऐसे मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनकी जड़ें ज़मीन के अंदर हैं और कुछ इनमें से बाहर निकले हुए हैं। लिम्नेटिक जोन, लिम्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लेक्स, और इसमें जो ओपन वाटर है ऊपर वाला, जहाँ तक लाइट पहुँच सकती है, इसको हम लिम्नेटिक जोन कहते हैं, और जिस एरिया में लाइट नहीं पहुँच सकती वो बेंथिक जोन या प्रोफेंडल जोन कहलाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम। अब ये जो मेरीन इकोसिस्टम है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जोन्स ज़्यादा हैं। अब इसमें 2 मेजर जोन्स आपने याद रखने हैं। पहला जोन जो है वो फोटिक जोन है और दूसरा जो है ए फोटिक जोन। फोटो मीन लाइट। अब ऐसा एरिया जहां पर लाइट पेनिट्रेट कर सकती है उसको फोटिक जोन कहते हैं, और जिसमें लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती उसको ए फोटिक जोन कहते हैं। अब जो फोटिक जोन है इसके अंदर सबसे ऊपर वाले जो 2 जोन हैं फोटिक जोन आर क्लासिफाइड इनटू नेरेटिक जोन एंड ओशनिक जोन, और इसमें जो किनारे वाला एरिया है जहां पर लहरें आती रहती हैं इसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं। और ओशनिक जोन जो है वो ऐसा एरिया जहां पर मैक्सिमम लाइट और ओपन वाटर का जो एरिया है। इसी तरह से एफोटिक जोन, इसमें प्लेजनिक जोन, ये सारा एरिया जो है ये पूरा पानी ऊपर से, जिसमें फोटिक जोन भी है एफोटिक जोन भी, ये सारा एरिया जो है प्लेजनिक जोन है, प्लेजिक जोन है। और इसके अंदर बेंथिक जोन, डेट्राइटिस वगैरह जहां पर पाए जाते हैं वो बेंथिक जोन है। तो ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, ये डायग्राम आप लोगों ने बनानी है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद भी करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पहले हम देख रहे थे वाटर का इकोसिस्टम, जिसमें 2 चीजें पढ़ी हमने, फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह और मेरीन इकोसिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम्स की एग्जांपल। पहला है टेम्परेट और डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब इसमें टेम्परेट फॉरेस्ट जो है इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है कि ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन होता है, 4 डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, और लीव्स चेंज कलर वगैरह इसमें फॉल होता है। नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद कॉनिफरस फॉरेस्ट, जिसमें कॉनिफर्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर कोन्स लगती हैं, ऐसे ट्रीज आते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट, नेक्स्ट स्लाइड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसमें वो जानदार पाए जाते हैं जो घास वाले एरिया में पाए जाते हैं और यहाँ पर घास ज़्यादा लगती है, तो ऐसे एरिया को हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इनकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने बुक से याद करनी है, लेकिन ये ज़्यादा वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बस आपने इसको मेंशन करना है, याद करना है। इसके बाद है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम जहाँ पर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन के टाइम और सर्दी होती है रात के टाइम, और जहाँ पर सब्जा नहीं होता, दरख्त नहीं होते, ऐसा इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट इकोसिस्टम जो है हमारे पास है टंड्रा इकोसिस्टम। टंड्रा इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा सर्दी वाला इलाका, पहाड़ों की जो चोटियां हैं जहाँ पर हर टाइम बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती, एनिमल्स की, इंसानों की तादाद बहुत कम होती है, इस एरिया को टंड्रा इकोसिस्टम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। ये आप आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन ये आपने याद करना है। इसको आप एफएससी की बुक से याद कर सकते हैं या नेट से याद कर सकते हैं, ये साइकिल आपके पास मौजूद है। इसमें आपने 3 मेजर हेडिंग्स देनी है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन और नाइट्रिफिकेशन। ये 4 हेडिंग्स हैं जो आपने इसके अंदर लिखनी है और ये डायग्राम आपने बनानी है। तो नाइट्रोजन साइकिल का मकसद क्या है कि जानदारों के अंदर नाइट्रोजन का सर्कुलेट होना, कि नाइट्रोजन जानदारों से डिकम्पोजिशन के बाद इन्वायरमेंट में जाती है, फिर उसको दूसरे जानदार इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली चेंजेस, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पोल्यूशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। पोल्यूशन क्या होती है, इसमें आप डिफाइन करेंगे इसको कि किसी भी चीज़ का बेफाउल होना, ख़राब हो जाना पोल्यूशन कहलाती है। अब इसमें आपने ये 4 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ज़्यादातर आपने एक्सप्लेन करना है एयर पोल्यूशन को और वाटर पोल्यूशन को, ये जो है ये कम एक्सप्लेन करनी है आपने। एयर पोल्यूशन, हवा का ख़राब हो जाना, फैक्ट्रीज से, चिमनीज से निकलने वाला जो धुआं है, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है। इसी तरह वाटर पोल्यूशन, जब हम पानी के अंदर चीज़ें जो हैं वो डिस्पोज कर देते हैं उनको ट्रीट किए बगैर। तो ये चीज़ें आपने दोनों चैप्टर्स की याद करनी है और टेस्ट अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू।